तो आज की कहानी का शीर्षक है डोंट लूज होप। ये कहानी एक ऐसे शूटर के बारे में है जिसका नाम था कैरल टॉकोस। कैरल टॉकोस हंगेरियन आर्मी में एक सर्जेंट थे और वो निश्चित था उनके लिए 1936 में तकरीबन निश्चित था कि इस बार ये ओलंपिक्स में गोल्ड ले आएंगे। पर कुछ महीने पहले, ओलंपिक्स से कुछ महीने पहले, हंगेरियन आर्मी में उनके पार्टिसिपेशन के लिए मना आ गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि सर्जेंट या उससे नीचे के लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। इस वजह से वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ओलंपिक गेम्स खत्म होने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और फिर वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई कि अगले ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। 1939 में वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तैयार थे जब एक दिन मॉक ड्रिल के दौरान उनके हाथ में राइट हैंड में एक ग्रेनेड फट गया और उसकी वजह से उनका हाथ काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गया। और पिस्टल चलाने की बात तो छोड़िए, शायद उस हाथ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पिस्टल उठा सके और उनके सारे के सारे सपने एकदम चूर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया पर उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो एकांत में एक जगह में जाके कहीं पे हिल्स के ऊपर जाकर लगातार प्रैक्टिस करने लगे। ओलंपिक गेम्स 1940 ओलंपिक गेम्स से तकरीबन 6 महीने पहले हंगेरियन में नेशनल शूटिंग गेम्स हो रहे थे, जिसमें ये डिसाइड होने वाला था कि ओलंपिक्स में हंगरी को कौन रिप्रेजेंट करेगा। कैरल टॉकोस अचानक उस नेशनल गेम्स में पहुंचे। सब लोग, सारे शूटर्स उनको देख के थोड़ा सरप्राइज रह गए और उनके पास जाके उनको सिंपैथी जाहिर करने लगे। कैरल टॉकोस ने कहा, मैं यहाँ पे सिंपैथी लेने नहीं आया हूँ, मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। पार्टिसिपेट करने ही नहीं, मैं यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने आया हूँ। सब लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और कुछ लोग हंसने भी लगे। जब उनकी टर्न आई, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, 2 गहरी सांस ली और फिर अपने उल्टे हाथ से, जो कि उनका बेस्ट हैंड नहीं था, जहाँ पे सब लोग अपने बेस्ट हैंड से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कैरल टॉकोस वाज पार्टिसिपेटिंग विद हिज ओनली हैंड विच वाज हिज लेफ्ट हैंड। उन्होंने गहरी सांस ली और शूट किया और उन्होंने बुल्स आई को शूट किया और उनका स्कोर आया 10 आउट ऑफ 10 और वहाँ से उनका हंगेरियन टीम को रिप्रेजेंट करना लगभग तय हो गया था 1940 में। पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन हो गए। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। 1944 में गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे पर 1944 में भी ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पोस्टपोन हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि 1936 में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसकी कोई गलती नहीं थी। 2 बार ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए, एक बार आर्मी ने उसको अलाउ नहीं किया और पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रैक्टिस करता रहा। 1948 में जब वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने गए, ना ही सिर्फ उन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता बट मैन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। जहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि अब ये शायद ओल्ड हो गए, अब उनकी आई साइट, उनके रिएक्शंस उतने शार्प नहीं रहे हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल जीता और बल्कि मेंस रिकॉर्ड भी तोड़ा। 1952 में उन्होंने फिर से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा के सूत्र मिलते हैं। सबसे पहला प्रेरणा का सूत्र मिलता है कि हमें उन चीज़ों पे हरदम डिपेंड करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती जिनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो बजाय इसके कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर फोकस करें जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं या जो हमारे पास है। रिमेंबर, योर सक्सेस एंड फेलियर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू हैव और व्हाट यू नो एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यू डू नॉट हैव और व्हाट यू डू नॉट नो। दूसरी चीज़, कोरोना के टाइम में अगर आप देखें, हम बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हताश हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, एग्जाम पोस्टपोन हो गए, मेरी तैयारी डिले हो गई, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, ट्रैक लूज कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन शायद इस वजह से नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की परिस्थितियाँ जिसमें काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है या उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है। कैरल टॉकोस की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने 12 साल तक लगातार जो है पेशेंटली वेट किया ओलंपिक मेडल्स में गेम जीतने के लिए। एक और चीज़ हम सीखते हैं कि हरदम कभी भी अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम मत कीजिए। कभी भी ये मत कीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ या मेरे पास ये नहीं है या ये होगा, ऐसा होगा तो मैं तैयारी करूँगा, ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं तैयारी करूँगा। कभी भी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम मत कीजिए और हरदम अपने ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास कीजिए। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक ऑल द नॉइज। जब भी कभी आप हताश हो, जब भी कभी डिप्रेस्ड हो, जब भी कभी आपके पास उदास होने के रीजंस हो, तो ये एक ही बात कैरल टॉकोस की आप सोचिए। यू माइट हैव रीजंस फॉर नॉट चेजिंग योर ड्रीम्स, you might have lot of reasons for not chasing your dreams, but whenever you have reasons like this, just ask yourself, has life hit you so badly that you can't bounce back? And if the answer is yes, then please give your best and bounce back. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense.
Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।